हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज नोबडी कैन गो बैक एंड चेंज द बिगनिंग बट एनीबडी कुड स्टार्ट टुडे एंड चेंज द एंडिंग। ठीक है, यानी कि आप वक्त में पीछे जाके उस शुरुआत को तो चेंज नहीं कर सकते। आपको इंजीनियरिंग करनी थी, आप इंजीनियरिंग नहीं कर पाए, हाल सर्कमस्टांसेस को आप ख़राब थे, आप बीए कर लिए या बीकॉम कर लिए, या फिर आपको एमबीबीएस करना था लेकिन नहीं कर पाए एमबीबीएस, या फिर आपको एलएलबी करना था, आप नहीं कर पाए और ऑल्टरनेट ऑप्शन आपके पेरेंट्स ने आपको इंजीनियरिंग पकड़ा दी। अब आप सोचते हैं काश मैंने उस टाइम एलएलबी करी होती। कोई आपका फ्रेंड होगा जो आज बहुत अच्छा प्रोमिनेंट वकील बन चुका होगा, ओके, तो आपको लगता होगा काश मैंने उस टाइम ये किया होता। तो आप वापस जाके तो नहीं स्टार्ट कर सकते, लेकिन आपने जो किया है आप उसको और अच्छा कर सकते हैं। और अपनी एंडिंग की इंजीनियरिंग करके ज़रूरी थोड़ी है कि आपने एक निराश इंजीनियर या नाकामयाब इंजीनियर होकर ही आपकी एंडिंग होगी। आपकी एंडिंग एक अच्छा मल्टी मिलियनियर इंजीनियर होकर भी हो सकती है ना। जैसे आज की डेट में कई सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि इंजीनियर्स ने स्टार्ट करी हैं, काफ़ी सारे लोग है ना, तो आप वैसा भी कुछ कर सकते हैं। तो एंडिंग चेंज करना आपके हाथ में है। बिगिनिंग, आप किस घर में पैदा हुए, कौन आपके लाइफ पार्टनर बने, ये सब चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उसको एंड कैसे करना है। यानी कि आप इसी उदासीनता के साथ जीना चाहते हैं कि काश ये हुआ होता या काश मैंने ये नहीं किया होता, या फिर एंडिंग चेंज करके ओके कुछ चीज़ें गलत हुई बट स्टिल आई मेड इट अप टू दिस लेवल कि आज मेरे को सुकून है, ओके, कि मुझे उस चीज़ की कमी नहीं खलती कि मैंने उस टाइम पे ये नहीं किया। कमी तभी खलती है जब हम कुछ अच्छे ट्रैक पे ना चल रहे हो, ओके। तो आप उसको एंडिंग को चेंज ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि मीडिया वन नाम का एक चैनल था, मलयालम चैनल, जो कि प्रोमिनेंटली एक मतलब उसको ज़्यादा उस पर ज़्यादा इस्लामिक कार्यक्रम दिखाया जाते हैं या मुस्लिम धर्म को प्रमोट करता है या उनकी बातों को रखता है। ठीक है, इस तरीके का उसको चैनल बताया गया। तो जो वहाँ के हाई कोर्ट थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर वहाँ की गवर्नमेंट ने बैन लगाने के लिए बात कही, जिसको चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में। पर हाई कोर्ट ने उनके ऊपर बैन बरकरार रखा, उनको परमिशन नहीं दी ब्रॉडकास्टिंग की। क्यों नहीं दी? कहा गया कि ये एंटी नेशनल एजेंडा फैला रहे हैं। ठीक है, और जब उनसे सबूत मांगे गए इस बात को, तो उन्होंने एक सील्ड एनवलप में, यानी कि जो एक एनवलप में उनको जो जज थे उनको दे दिया गया वो जो भी सबूत थे कि ये देखो ये सबूत है। बट एज अ पब्लिक हमें नहीं पता कि उस सील्ड एनवलप के अंदर क्या सबूत थे, कुछ सबूत थे भी या नहीं थे। ठीक है, वी डू नॉट डोंट नो एनीथिंग। तो और फिर उनने क्या किया, उस वर्डिक्ट को बरकरार रखा कि नहीं, आपको परमिशन नहीं मिल सकती ब्रॉडकास्टिंग की। ठीक है, आपका लाइसेंस रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि उसको असाइड करते हुए, जो हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको दरकिनार करते हुए उनको ब्रॉडकास्टिंग की परमिशन दे दी। ठीक है, और इसको ये कहा कि जो उनको आप अगर किसी सील्ड लिफाफे में कोई अपना सबूत पेश करेंगे तो हम लोग नहीं मान सकते कि वो जो आपने सबूत दिया है वो किस पर्पस से। और आप किसी भी चीज़ को एंटी नेशनल या सरकार के विरुद्ध एंटी एजेंडा चला रहे हैं ऐसा कह के आप किसी भी चीज़ के ऊपर अपनी मनमर्जी नहीं थोप सकते। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट थे। ठीक है, जो कि किस तरफ इशारा करते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस फ्रीडम को सप्रेस करने की कोशिश की गई गवर्नमेंट द्वारा, उसको वो बरकरार रखते हैं। ठीक है, यानी कि फ्री स्पीच और प्रेस का फ्रीडम, इन चीज़ों को उसने बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने, ऐसा राइटर कह रहे हैं। ठीक है, फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे कि वो जमात इस्लामी, मीडिया वन के ऊपर ये इल्ज़ाम लगे थे कि वो जैसे कि सिक्योरिटी क्लियरेंस उनको क्यों नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट यानी एंटी गवर्नमेंट के उनके कुछ शब्द या उनका जो नज़रिया है वो एंटी गवर्नमेंट है। और दूसरी चीज़, उनके जो शेयर होल्डर्स हैं वो जमात इस्लामी, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी मुस्लिम, उसके साथ में ये लिंक्ड हैं। ठीक है, उसके सारे शेयर होल्डर्स। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ ऐसे बयानबाजी पे बेबुनियाद
इल्ज़ामों के ऊपर हम लोग अपना फैसला नहीं सुना सकते। ठीक है, आपके पास सबूत है, आप लेकर आइए, आप सबूत लेकर आइए। ठीक है, और उसमें भी ये बताइए कि इससे नुकसान कैसे है। ठीक है, अगर वो जमाते इस्लामी अगर सपोज करो एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके साथ में उनका लिंक होने से नुकसान कैसे है हमारे देश को। ठीक है, और अगर वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर ये सबूत लाइए कि वो आप वाकई में उनके साथ लिंक्ड है। ये नहीं कि आपने सीलबंद लिफाफे में हरियाणा बोल रहे हाई कोर्ट को आपने दे दिया था और हमें भी वो मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, फिर उनने ये भी चीज़ कही कि जो सील्ड कवर वाला प्रोसीजर है इसको हमें हटा के इसका अल्टरनेटिव अप्रोच ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ को हम ये कह दें कि हमें पब्लिक इंटरेस्ट में इसको बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ें जनता के सामने उन्हीं की भलाई के लिए नहीं रखती सरकार, है ना, कुछ चीज़ें वो बैक एंड में करती रहती हैं। जैसे कि उरी अटैक्स का जो सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पे बदला लिया गया, तो वो अगर पब्लिक को पूरी को पता होता तो हमारे बीच में ही हो सकता है, कई लोग हो सकते नहीं, होता ही है कि वो जो स्लीपर सेल्स वगैरह होते हैं वो लोग उनको अपडेट दे देते है ना, तो वो किसी को बता के नहीं किया गया। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि जो नोटबंदी एकदम से करेगी, रातों रात करेगी, तो ऐसा तो नहीं है कि उसकी प्लानिंग पहले से नहीं कर रहे होंगे गवर्नमेंट, या एक दिन अचानक से रात को सोए सोए मोदी जी के दिमाग में ख्याल आया नोटबंदी कर दो, ऐसा तो नहीं है। उनने उसको पूरे कंसेप्ट को समझा होगा ना कि कितना टाइम लगेगा, क्या क्या हमें स्टेप्स करने होंगे। ठीक है, तो पूरी चीज़ों को समझा होगा, यानी कि बैक एंड में उनकी प्लानिंग चल रही होगी। तो वही वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कर सकते हम कि आप बोलें कि ये जनता की भलाई के लिए इसका पब्लिश नहीं होना ज़्यादा बेहतर है, और आपने सीलबंद लिफाफे में उस केस के लिए अप्रोच कर दिया। ठीक है, ये चीज़ का हमें कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हम किसी भी तरीके का जो ये कार्रवाई है इसको बायस्ड ना कर सकें। ठीक है, यानी कि वो किसी एक पक्ष के आधार पर ना हो कि मेरे आपसे अच्छे कनेक्शंस हैं तो मैं आपके फेवर में फैसला सुना दूंगी, बी पार्टी से मेरे अच्छे कनेक्शंस नहीं है तो मैं उनके अगेंस्ट में फैसला सुना दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरीके से बायस्ड नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। राइट, तो ये सारा केस है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, जो कि कहता है व्हाट वाज द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग रिगार्डिंग द डिनायल ऑफ ब्रॉडकास्टिंग परमिशन टू मलयालम चैनल मीडिया वन। कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था कि जो मलयालम चैनल मीडिया वन को उनका ब्रॉडकास्टिंग के अधिकार जो वंचित किया गया, डिनाई किया गया, मना किया गया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया। तो उनने क्या किया, उनने डिनायल को साइड में रख दिया और उनको बोला कि मीडिया के जो अधिकार हैं उनको चलते रहना चाहिए। ठीक है, उनकी फ्री स्पीच या फिर फ्री मीडिया वाला जो कंसेप्ट है वो बरकरार रहना चाहिए, ये चीज़ उन्होंने कही। पहले देखते हैं, अपहेल्ड द डिनायल बेस्ड ऑन नेशनल सिक्योरिटी। अपहेल्ड का मतलब होता है बरकरार रखना, तो उन्होंने बरकरार तो नहीं रखा। डिनाइड द अपील अलाउइंग द केरला हाई कोर्ट्स डिसीजन टू स्टैंड, कि उन्होंने मीडिया वन की अपील को खारिज कर दिया, जिसका मतलब ये था कि केरला हाई कोर्ट का जो फैसला था वो बरकरार रहा, ये भी गलत है। सेट असाइड द डिनायल, कि उन्होंने डिनायल को दरकिनार कर दिया। प्रोटेक्टिंग द मीडिया अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन, और इससे क्या हुआ कि जो मीडिया के अगेंस्ट में एक्शन लिया गया उसके उनको बचाव कर दिया, जो कि बिल्कुल सही है। रिक्वायर्ड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू मीडिया वन शेयर होल्डर, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको और इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है मीडिया वन के शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What significant aspect of the Supreme Court judgment in the Media One case seeks to end the casual resort to sealed cover procedure by courts? तो उनने सील्ड कवर प्रोसीजर्स के लिए क्या कहा कि हमें कुछ ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, और सिर्फ ये कह के कि पब्लिक इंटरेस्ट में इसको पब्लिश नहीं करना ही ज़्यादा बेहतर है, ये कह के आप इम्यूनिटी नहीं ले सकते कि आप सील्ड लिफाफे में दे रहे हैं उनको, और जो कि किसी को भी नहीं पता कि उनने क्या पढ़ा और उसके अगेंस्ट में क्या उनने वर्डिक्ट दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एनकरेजिंग द यूज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी एज लेजिटिमेट रीजंस फॉर लिमिटिंग प्रोसीजरल गारंटीज। बोल रहे हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि जो सील लिफाफे वाला जो सिस्टम था उसको उनने बढ़ावा देने के लिए कहा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कि और एकदम
वाजिब रीज़न है, ठीक है, क्योंकि हमारी नेशन सिक्योरिटी का सवाल है। ओके, तो ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आप हर किसी चीज़ को लिफाफे में बंद करके नहीं दे सकते, ये उन्होंने कहा है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सजेस्टिंग एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच टू स्टेट क्लेम्स ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम पब्लिकेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट, सही है। अलाउिंग कंप्लीट इम्यूनिटी फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ ऑल रिपोर्ट्स, ठीक है, कि किसी भी तरह की कोई भी रिपोर्ट जो है वो डिस्क्लोज नहीं की जाएगी और इस चीज़ की पूरी उनको इम्यूनिटी यानी कि पूरी छूट दी गई, ठीक है, ये भी गलत है। रिक्वायरिंग कोर्ट्स टू ऑलवेज अपॉइंट एन एमिकस क्यूरे इन केसेस इन्वॉल्विंग नेशनल सिक्योरिटी, कि एक स्पेशल जो है पर्सन अपॉइंट किया जाएगा ऐसे केसेस में जिसमें नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, ठीक है, और ये किसका जिम्मेदार रहेगा, कोर्ट का रहेगा, जिसके कोर्ट में भी ये सुनवाई चल रही है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द गिवन पैसेज। अब देखो, उनने इस फैसले का स्वागत करा, ठीक है, उन्होंने पूरे फैसले की बारीकियां बताई कि क्या होगा, फ्री स्पीच होगी, फ्रीडम ऑफ प्रेस होगा, फिर उसके बाद उन्होंने उसको अप्रिशिएट करा कि आप किसी भी चीज़ को दबा नहीं सकते कि नेशनल सिक्योरिटी का नाम देके या फिर अपनी मनमर्जी की आपके अगेंस्ट में कोई बोल रहा है तो वो बस आपके वो सरकार को गिराने की या सरकार को बदनाम करने की कोशिश करे, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिटिक्स तो देखो हर चीज़ के होते हैं। आप भी कुछ भी काम करेंगे, घर का एग्जाम्पल लेते हैं, आप कुछ भी अच्छे, कितने भी सफाई से, कितने भी अच्छे से कर दें, मम्मा को कुछ ना कुछ कमी नज़र आ ही जाती है, राइट। तो यही चीज़ है कि हम लोग, चाहे आप कितने भी अच्छे से कुछ काम कर रहे होंगे गवर्नमेंट, लेकिन आपके कोई ना कोई क्रिटिक तो होगा ही, ऑपोजिट आपको बोलेगा ही बोलेगा, ठीक है। हो सकता है कि उनको आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई, आपका काम करने का तरीका पसंद नहीं आया। अब इतने अच्छे से हमने नोटबंदी का पूरा प्रोसीजर फॉलो करा, बट स्टिल मोदी गवर्नमेंट की किरकिरी की गई। क्यों की गई? क्योंकि बोला कि इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं था, मकसद अच्छा था, मंशा अच्छी थी, बट इम्प्लीमेंटेशन वॉज नॉट गुड, ठीक है। तो इसको उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया, पूरे तरीके से एनालाइज किया, ठीक है, प्रेज करी इस कंसेप्ट की। तो क्या टोन सरकास्टिक थी, मजाक उनका उड़ा रहे थे? बिल्कुल नहीं। यूफोरिक थी? नहीं। कंडेंसेंडिंग थी? नहीं। एनालिटिकल थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? अब देखो, मेन थीम ना यहाँ पे देखेंगे तो हो सकता है हमें 2-3 लगे, लेकिन हमें मेन पता है कि यहाँ पे क्या कहा गया है। मेन थीम कि जो मीडिया है उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, राइट, क्योंकि वो एक फोर्थ फिफ्थ पिलर है हमारे डेमोक्रेसी का, राइट। तो अगर वो ही एक्सप्रेशन में उनके पाबंदी होएगी तो सरकार की जवाबदेही कौन पूछेगा, कौन परखेगा? एक मीडिया ही तो है जो ओपनली सरकार की जवाबदेही पूछ सकती है। मीडियाज रोल इन प्रमोटिंग एंटी एस्टैब्लिशमेंट व्यूज़, कि मीडिया का एंटी एस्टैब्लिशमेंट यानी कि सरकार विरोधी धारणा बढ़ाने में पूरा हाथ है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग मीडिया फ्रीडम एंड ओपन जस्टिस इन इंडिया, कि मीडिया का जो फ्रीडम है उसको प्रोटेक्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है, और जस्टिस जो है वो ओपन होना चाहिए, यानी कि सीलबंद लिफाफे में आप कार्रवाई नहीं दे सकते अपनी, ठीक है, आप अपने सबूत नहीं दे सकते सीलबंद लिफाफे में जिसके ऊपर की कुछ। अच्छा, आपको क्या पता कि वो सीलबंद लिफाफे में उन्होंने आपको लिख दिया हो कि भाई आपके अकाउंट में 500 करोड़ ट्रांसफर कर दिए, फैसला उनके अगेंस्ट में आना चाहिए? आपको पता है कुछ कि ये लिखा हो सकता है ना, ये चीज़ भी लिखी हुई हो। अगर ये चीज़ नहीं भी लिखी हो तो भी यार सर हमारे पास कोई सबूत नहीं है, आप देख लो, देश हित में आपको ये काम करना पड़ेगा, इमोशनल करके कर दिया। कुछ भी लिखा हो सकता है, जैसे कि हम अपने आंसर कॉपी में कई जगह बोलते हैं ना कि फर्स्ट की 2 लाइनें और लास्ट की 2 लाइनें लिख दो, बीच में चाहे गाना भर दो, कौन देखने वाला है, ऐसा बोलते हैं कई लोग। तो हमें नहीं पता कि बीच में क्या लिखा है, राइट। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, यानी कि जस्टिस जो है वो ओपन होना चाहिए। द यूज़ ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशंस टू डिनाई ब्रॉडकास्टिंग परमिशन, कि हम नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए ब्रॉडकास्टिंग परमिशंस को रोक सकते हैं, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। द रोल ऑफ केरला हाई कोर्ट इन मीडिया वन केस, कि केरला हाई कोर्ट का मीडिया वन केस में क्या रोल था,
ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने बस एक चीज़ बताई कि उन्होंने उसके अगेंस्ट में बोला था, ठीक है, कि मीडिया वन को परमिशन डिनाई कर दी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार भी लगाई है कि आप ऐसे कैसे डिनाई कर सकते हैं, आपके पास सबूत क्या है, जो आपने वो सील्ड एनवेलप में पढ़ा वो कहाँ तक वैलिड था, ठीक है, ये चीज़ भी उन्होंने पूछी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following statement is incorrect based on the passage? The Supreme Court denied broadcasting permission to media. अब सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई तो नहीं करी, उन्होंने डिनाइल को सेट असाइड करा, यानी कि डिनाइल जो उनको पहले हाई कोर्ट ने दिया था, कर्नाटका हाई कोर्ट ने, उसको दरकिनार किया है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आर्बिट्ररी सिनोनिम बताना है हमें। आर्बिट्ररी का सिनोनिम देखो, आर्बिट्ररी का मतलब होता है कि आपने अचानक से रैंडमली कोई फैसला ले लिया, ठीक है, आपके पास कोई उसका रीज़न नहीं है कि क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन आपने बोल दिया कि करेंगे, ठीक है। आर्बिट्ररी कोई डिसीजन ले लिया आपने, या फिर ये कि कल से मैं ना ये करने वाला हूँ, क्यों करने वाला हूँ, कैसे करूँगा, कहाँ से हेल्प आएगी, वो चीज़ नहीं पता, कुछ नहीं पता, बस रैंडमली उठे और डिसीजन ले लिया। प्रिडिक्टेबल का मतलब होता है कि यार आपको तो कोई पहले भी मतलब ऐसे पता लगा सकते हैं कि आप क्या बोलने वाले हो, ठीक है, काफ़ी आप स्वाभाविक है आपका। कैप्रिशियस मतलब होता है कि आपने एकदम अचानक से कुछ अनअकाउंटेबल सा, मतलब जो पच नहीं रहा वैसा सा कुछ आपने कर दिया, ठीक है, यानी कि आप बड़े शाय नेचर के इंसान हैं, आप बिल्कुल किसी से बात नहीं करते, आप सीधा कॉलेज गए, नज़रें झुका के कॉलेज से वापस आए, ठीक है, क्लास में आपको सब कुछ आते हुए भी आप कभी हाथ नहीं खड़ा करते। आप एक दिन कॉन्सर्ट में जाके गाना गाने लग जाएं तो वो बड़ा ही सडन सा आपका कैप्रिशियस सा बिहेवियर होगा ना, कि किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ऐसा रैंडमली सडनली उठ के आपने कुछ कर दिया, ठीक है। तो ये आर्बिट्ररी का सिनोनिम होता है। ऑप्शन बी। प्रीटेक्स्ट मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को जस्टिफाई करने का कोई रीज़न दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सरकार ने काम किया उनको बैन लगाने का, उनको परमिशन नहीं देने का, उसके लिए उन्होंने बोला नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दिया, और नेशनल सिक्योरिटी का प्रीटेक्स्ट देते हुए, यानी कि बहाना देते हुए, हवाला देते हुए उनने उसको डिनाई कर दिया, ठीक है। तो यानी कि एक्सक्यूज़ दिया। ऑप्शन ए एक्सक्यूज़ इज करेक्ट। चिलिंग इफेक्ट, इसका ऑपोजिट क्या होएगा? इसका ऑपोजिट होएगा कि अब देखो, एनकरेजिंग आउटकम मतलब बढ़ावा देने वाला आउटकम, ठीक है, बढ़ावा दे रहा है किसी चीज़ को। उसके बाद हो जाता है फ्रीजिंग इम्पैक्ट, यानी कि इसका बड़ा ही दुष्परिणाम होगा, ठीक है, बड़ा ही ठंडा सा इसका परिणाम होने वाला है। डिटरिंग इन्फ्लुएंस, इसका मतलब भी यही होता है कि एनकरेजिंग आउटकम का ऑपोजिट, कि इसका नुकसानदायक इफेक्ट होएगा, ठीक है। कूलिंग रिजल्ट्स, यानी कि इसके हमें नतीजे ठंडे से नतीजे मिलेंगे, कुछ ऐसा चेयर अप वाला नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ऑप्शन ए एनकरेजिंग आउटकम इज द करेक्ट आंसर। इम्यूनिटी का मतलब होता है कि आपको किसी चीज़ से बचाने के लिए आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं ना, बीमारी से या वायरस से बचाने के लिए, यानी कि आपके ऊपर एक सुरक्षा कवच चढ़ा देना, आपको सुरक्षा प्रदान करना किसी तरीके की, ठीक है, आपको किसी चीज़ से प्रोटेक्शन देना। वल्नरेबिलिटी मतलब आप एक्सपोज्ड है एक्सटर्नल अटैक के, यानी कि किसी भी तरह के अटैक के, जख्म के, घायल होने के, वायरस के आप एक्सपोज्ड है, यानी कि आपके पास इम्यूनिटी नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन ए vulnerability is the correct answer. Which idiom best describes the situation where Supreme Court found fault with the approach of Kerala High Court? तो केरला हाई कोर्ट की अप्रोच जो थी, ठीक है, उसमें फॉल्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें कौन सा इडियम लेना चाहिए? तो इडियम देखो, सभी इडियम्स के आपको मतलब बताती हूँ। टर्न अ ब्लाइंड आई, यानी कि नज़रअंदाज करके, देख के भी अनदेखा कर देना, नज़रअंदाज कर देना देखने के बाद भी, ठीक है। तो उनने क्या नज़रअंदाज किया चीज़ों को? नहीं। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है कि लाइन का शब्द चाहे जो मर्जी कहें, लेकिन आपने उसका भाव समझ लिया, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे
जोक्स बने हुए हैं कि लड़कियां बोलती हैं कि दैट वी आर ओके, बट वो अंदर से होती ही नहीं है। उस टाइम अगर जिस बंदे ने ये चीज़ समझ ली कि वो ओके नहीं है, इस वक्त वो बोल रही हैं बस ओके बट दे आर नॉट ओके, तो वो क्या हो जाएगा, वो अपर हैंड रखेगा, वो बाजी मार जाएगा उनको इम्प्रेस करने की दौड़ में। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि उन्होंने भाव को समझा, न कि सिर्फ वर्ड्स को पकड़ा। ठीक है, वर्ड्स के अंदर लिखे हुए जो भाव है उनको समझा। ओके, दिस मीन्स रीड बिटवीन द लाइन्स। टेक समवन टू अ टास्क, इसका मतलब होता है कि किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को गुस्सा करना कि आपने ये चीज़ क्यों करी जो कि बहुत गलत थी। ठीक है, आपने एक गलती करी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट को फटकार लगाई है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, है ना, आपके पास क्या वजह थी, सॉलिड रीज़न क्या था, आपने सील्ड लिफाफे को उसके अंदर क्या आपने वैलिड पॉइंट वहाँ पे क्या बताया है कि किस वजह से आपने ये फैसला दे रहे हैं, आप अपने फैसले को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। लेट द कैट आउट ऑफ अ बैग, यानी कि स्पिल द बीन्स, कोई सीक्रेट था वो आपने धोखे से, मतलब अनजाने में आपने सबके सामने बोल दिया। मम्मा के लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं और बच्चे ने जाके मम्मा को ये बता दिया कि मम्मा पापा, आपको बताओ, पापा कंफ्यूज हो रहे थे इसमें कि रिंग लें या नेकलेस लें, और मैंने बोला कि नेकलेस ले लो। तो आपने सारा के सारा पापा का प्लान चौपट कर दिया कि अब कि उनके लिए सरप्राइज पार्टी रखी जा रही है, सरप्राइज प्लान किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उनको फटकार लगाएगी कि टेक समवन टू अ टास्क। Australia is on track to dash with a dark chapter in its history after its Prime Minister Anthony Albanese made a promise to bring to its voters a referendum to constitutionally recognize Aboriginal and Torres Strait Islander people। देखो, ऑस्ट्रेलिया अब ट्रैक पर आ रहा है। किस ट्रैक पर आ रहा है? क्या किया उनने उनकी हिस्ट्री का एक जो डार्क चैप्टर था उसको उनने ख़त्म कर दिया, या उसका उन्होंने पुनर्विराम लगा दिया, या उसकी उन्हें शुरुआत कर दी, कुछ किया, उस डार्क चैप्टर का कुछ हशर किया गया है। ठीक है, कब? जब वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी एल्बनीज, उन्होंने ये वादा कर दिया कि वो एक रेफरेंडम लाएंगे। ठीक है, जिसमें कि एबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर जो लोग हैं, ये दोनों क्या है, ये वहाँ की जो स्थानीय जातियाँ हैं। ठीक है, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो हैं। आपको पता है दुनिया भर में इंग्लैंड ने, पोर्चुगीज़ ने कॉलोनाइज़ किया था। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया भी उससे बचा हुआ नहीं रहा था, ऑस्ट्रेलिया को भी कॉलोनाइज़ किया गया था। तो अब जो लोग सत्ता में हैं या जो लोग वहाँ पे सत्ताधारी हैं, वो या तो मुख्य तौर पे वहाँ की ओरिजिनल हैं, मतलब ओरिजिनल स्पीसीज चली हुई है, या फिर हाइब्रिड, जो जैसा कि वहाँ का मेल यहाँ की फीमेल, यहाँ का मेल वहाँ की फीमेल, वैसे हैं। ठीक है, एबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर जो हैं वो वहाँ के स्थानीय जनजाति लोग हैं, जिनको अभी तक वहाँ के संविधान में जगह नहीं मिली है। ओके, तो हम देखो, अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ में कंपैरिजन करें तो हमें कितनी खुशी की बात है कि हमारे सारे जो जातियाँ, जनजातियाँ सब जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी और बहुत प्राउड फील करने वाली बात है। तो उन्हें बोला कि उनके लिए वो एक रेफरेंडम लाएंगे। ठीक है, thereby giving them permanent representation in the government, जिसके तहत उनको सरकार में परमानेंट रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, चाहे अभी वो सिर्फ एडवाइजरी के तौर पर हो, सलाहकार के तौर पर हो। ठीक है, द स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफ द प्रपोज रेफरेंडम, तो जो रेफरेंडम उनने बनाया है उसका जो सब्जेक्ट है, यानी कि उसका जो टाइटल है, जिसको टू बी हेल्ड लेटर दिस ईयर, जिसको अभी इस साल के बाद में, मतलब आगे कभी इस साल में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कभी उसको जारी किया जाएगा। उसका टाइटल क्या है? इज दी वॉइस। वॉइस मतलब आवाज़। किसकी आवाज़? एबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों की आवाज़। ठीक है, विच वुड प्रोवाइड डैश एडवाइस टू पार्लियामेंट ऑन पॉलिसी सब्जेक्ट दैट इम्पैक्ट फर्स्ट नेशंस कम्युनिटीज़। बोल रहे हैं कि जो कि अगर वो उनको सत्ता में आ जाते हैं या फिर उनको ये रिकग्निशन मिलता है, ठीक है, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है, तो क्या होगा,
उनके जो भी मसले हैं उनके ऊपर भी पॉलिसी अगर कभी बन रही है तो उनके मसले भी सामने रखे जाएंगे, और जो कि क्या है, वहाँ के फर्स्ट नेशन यानी कि प्राथमिक नागरिक हैं, ठीक है, ओरिजिनल वहाँ के बाशिंदे हैं। As a representative mechanism, the hope is that the interest of the indigenous people would be better addressed. तो ये जो रिप्रेजेंटेशन का उनने चलाई है लहर कि हम ऐसा रेफरेंडम लेकर आएंगे, आपको रिप्रेजेंटेशन देंगे, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि उन लोगों की भी जो हित हैं उनके बारे में भी चर्चा की जा सके, ठीक है। जब कोई पॉलिसी बनाए, अब सपोज करो कि एससी कम्युनिटी को लेके कोई हमने पॉलिसी बनानी है, ठीक है, तो उस पॉलिसी में अगर जनरल वाले, ओबीसी वाले, ठीक है, ये लोग बैठे होंगे तो एससी कम्युनिटी को क्या तकलीफ़ है, उनको क्या ज़रूरत है, उनको अभी किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्या उनके लोग फेस कर रहे हैं, वो कैसे पता होएगा? इन लोगों को पता होएगा? नहीं होगा ना। तो बेटर है कि आप इन्हीं की कम्युनिटी के लोग उठाएं, ठीक है, जो टॉप प्रोमिनेंट लोग हैं, जो आपको लगता है कि उनके भलाई की बात करते हैं, ठीक है, उन्हीं को लें, फिर जाके कमेटी बनाई जाए, राइट। तो उससे क्या होगा, उनका रिप्रेजेंटेशन, उनकी भागीदारी जो है वो ज़्यादा सामने आएगी, ओके, और उनके मसले ज़्यादा अच्छे से सामने आएंगे, ठीक है। As a social category, they tend to be dash in official figures on shorter life expectancy. तो बोल रहे कि इसकी बदौलत अभी तक ये लोग कहाँ आ रहे हैं? अभी तक ये लोग जो छोटी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें आ रहे हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जहाँ पे हाई है उस आंकड़ों में आ रहे हैं, पुअर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है, उन आंकड़ों में आ रहे हैं, लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन की यहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते उन आंकड़ों में आ रहे हैं, एंड एम्प्लॉयमेंट, इनको एम्प्लॉयमेंट भी नहीं ज़्यादा मिलता, एंड हायर रेट्स ऑफ चाइल्ड रिमूवल्स, सुसाइड्स एंड कम्युनिटी एंड फैमिली वायलेंस, इन सभी मसलों में इनके नाम आ रहे हैं। हाउएवर, डिस्पाइट द वॉइस प्रपोजल एंजॉइंग क्लोज टू 59 पब्लिक सपोर्ट %, बोल रहे हैं कि हालांकि जो ये द वॉइस वाला रेफरेंडम बनाया गया है, इसको अभी तक 59% जनता का सपोर्ट मिल चुका है, जो हाल फिलहाल में वोटिंग हुई इसके पक्ष में विपक्ष में, उसके ऊपर देयर आर पॉकेट्स ऑफ पॉलिटिकल रेजिस्टेंस, लेकिन कुछ मुट्ठी भर पॉलिटिकल लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, जिसमें कि इंक्लूडिंग डैश फ्रॉम prominent indigenous leaders such as country liberal party senator जसिंटा प्राइस, ठीक है, वहाँ की कोई लिबरल पार्टी है, उसके जो सेनेटर है जसिंटा प्राइस, उन्होंने भी इसका विरोध किया है, ठीक है। क्या कहना है उनका? मिसेस प्राइस हैज़ एक्सप्रेस डैश ओवर वर्डिंग which says that Aboriginal and Torres Strait Islander voice may make representations to the parliament। तो बोल रहे हैं कि उनने किस बात पे चिंता बताई, इस बात पे कि ये जो शब्दावली आपने यूज़ करी है एबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर के लिए, वॉइस वाला जो उनका रेफरेंडम बना उसमें, उससे क्या होगा, मेक रिप्रेजेंटेशन टू द पार्लियामेंट। तो वो लोग कहाँ, संसद तक भी उनका रिप्रेजेंटेशन चाहिए होगा, मांगेंगे, एंड द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ, और वो कहाँ तक भी पहुँच जाएंगे, सरकार में उनका हस्तक्षेप भी ज़्यादा हो जाएगा कि वो सलाहकार के तौर पे कि नहीं अब ये नहीं ये बनाओ, ये नहीं ये बनाओ, ठीक है, ज़्यादातर उनका हस्तक्षेप होने लगेगा। विच शी सेज एलिवेट्स द वॉइस टू अ लेवल सरपासिंग द कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि मंत्रियों से भी ऊंचे का दर्जा हो जाएगा, एंड पोटेंशियली रिस्क चैलेंजेस टू लेजिस्लेटिव डिसीजंस इन द कोर्ट्स। और बोल रहे हैं कि इससे क्या होगा कि हमारे जो भी फैसले हैं उनके ऊपर रिस्क आ जाएगा, कि वो हम अपनी स्वाधीनता से नहीं ले पाएंगे इतना ओपनली, और बिना किसी डर के नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर उनका प्रेशर भी रहेगा, ठीक है, ये उनका कहना था। ऑस्ट्रेलिया इज ऑन ट्रैक टू डैश विद अ डार्क चैप्टर इन इट्स हिस्ट्री, ठीक है, तो अपनी हिस्ट्री में एक डार्क चैप्टर को क्या करने के लिए तैयार हैं, नेग्लेक्ट करने के लिए तैयार है, नज़रअंदाज, डिसरप्ट करने के लिए तैयार है। डिसरप्ट का मतलब होता है कि आपने क्या किया, उस चीज़ को
डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। ट्रांसेंड, ट्रांसेंड मतलब एक्सीड करना, और रेकन का मतलब होता है कंसीडर करना, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो बैक ऑन ट्रैक है कि वो कंसीडर करे जो डार्क चैप्टर है उनकी हिस्ट्री का उसको, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफ द प्रपोज्ड रेफरेंडम टू बी हेल्ड लेटर दिस ईयर इज द वॉइस, अ रिप्रेजेंटेटिव indigenous body in the Australian Parliament which would provide dash advice, ठीक है। तो किस तरीके की एडवाइस देंगे, ऑप्शंस देख लेते हैं। अश्योर्ड एडवाइस देंगे, यानी कि एकदम निश्चिंतता वाली, ठीक है, कि अब इन्होंने सलाह दे दी तो इसके ऊपर कोई भी इफ बट नहीं रह जाएगा, ठीक है। डिवाइसिव देंगे, डिवाइसिव मतलब कि आप कह रहे हैं कि सूरज पूरब से उगता है और मैं कह रही हूँ पश्चिम से उगता है, तो क्या हो गया, हमारा ओपिनियन डिवाइड हो गया, तो डिवाइसिव तो नहीं होगी। अनटेनेबल, अनटेनेबल का मतलब होता है इलॉजिकल, ठीक है, बिना सिर पैर की एडवाइस देंगे। और नॉन बाइंडिंग, नॉन बाइंडिंग का मतलब होता है कि आपको ज़रूरी नहीं है हमारी सलाह को मानना ही मानना, ठीक है। जो कि ऐसा ही होता है, सलाहकार का मतलब यही होता है ना कि आपको हमने सलाह दे दी, अब मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है, ठीक है। वुड प्रोवाइड नॉन बाइंडिंग एडवाइस टू पार्लियामेंट ऑन पॉलिसी सब्जेक्ट्स दैट इम्पैक्ट फर्स्ट नेशंस कम्युनिटीज, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। As a representative mechanism, the hope is that the interest of the indigenous people would be better addressed as a social category. They tend to be dash in official figures. Negligent, कि वो नज़रअंदाज किए जाएं, ठीक है, उनका बिल्कुल ना के बराबर है जो उनकी हिस्सेदारी है सरकारी रिकॉर्ड्स में, वो ना के बराबर है। अनवांटेड, कि उनकी हिस्सेदारी चाहिए ही नहीं सरकारी रिकॉर्ड्स में। ओवर रिप्रेजेंटेड, ओवर रिप्रेजेंटेड मतलब कि आपके जो हिस्सेदारी है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, मतलब आपके जैसे कि आप ये बोल सकते हैं कि ज़्यादा ओवर स्टेटेड है या फिर बहुत ज़्यादा है, ओके। अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड मतलब एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, अनपैरेलल्ड है। यहाँ पे ओवर रिप्रेजेंटेड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाउएवर, डिस्पाइट द वॉइस प्रपोजल enjoying क्लोज टू 59 पब्लिक सपोर्ट, ठीक है, उनको 59% पब्लिक सपोर्ट मिला है, फिर भी कुछ मुट्ठी भर पॉलिटिशियंस हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, इंक्लूडिंग डैश, ठीक है। तो इंक्लूडिंग रिपोर्टेडली, रिपोर्टेडली का मतलब होता है कि आपने कथित तौर पे, पीरियोडिकली, पीरियोडिक मतलब टाइम एंड अगेन, यानी कि कुछ समय के अंतराल के बाद, पीरियड के बाद, एक पीरियड के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, ठीक है, तो कुछ कुछ समय के अंतराल के बाद। आयरॉनिकली, आयरॉनिकली मतलब होता है हास्यप्रद तरीके से, यानी कि आपने कुछ किया, उस पर सामने वाला बोल रहा है कि मुझे तो बड़ी यार हंसी आ रही है कि तूने ऐसे कर कैसे लिया, ठीक है, तो बड़े ही हास्यप्रद तरीके से उन्हें ये देखना पड़ रहा है कि कुछ पॉलिटिकल लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मिसेस प्राइस हैज एक्सप्रेस डैश ओवर वर्डिंग which says that Aboriginal and Torres Strait Islander voice may make representation to the parliament, ठीक है। तो उन्होंने क्या दिखाया, उन्होंने अपना जो भी विचार है वो सामने रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या रखा है, कंसर्न, अपना हार्डशिप, अपना फेयरनेस या अपना इंसेंटिव। सो ऑप्शन ए अपना कंसर्न जो है वो उन्होंने बताया कि उसका क्या था कंसर्न, कि जो ये एबोरिजिनल इनका रिप्रेजेंटेशन है वो इस हद तक हो जाएगा कि उनके हर फैसले में वो लोग हस्तक्षेप करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि इससे क्या होगा कि हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो खुल के कोई भी फैसला नहीं ले पाएंगे। एज अ प्रॉक्सी थिंक ऑफ मोहम्मद यूनुस एंड ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश, ठीक है। अब
एज अ प्रॉक्सी, यानी कि किसी बात के आगे कंटिन्यूएशन में ये चल रहा है कि अगर हम प्रॉक्सी के तौर पे देखें तो किसकी प्रॉक्सी के तौर पे, कुछ पहले कहा होगा उसी के लिए कह रहे हैं ना कि प्रॉक्सी के तौर पे अगर हम देखें, ओनली द स्केल एंड शेयर नंबर्स इज एक्सपोनेंशियली हायर इन इंडिया। बोल रहे हैं कि जो मापदंड है वो सिर्फ नंबर्स में इंडिया में हायर पे है, ठीक है, यानी कि असल में तो इंडिया में नहीं है हायर पे, बट नंबर आंकड़े जो है वो इंडिया के ज़्यादा है। तो इंडिया की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, इसलिए भी हो सकता है आंकड़े ज़्यादा हों। ओके, द फर्स्ट स्टेप इज टू प्रोवाइड एवरी एडल्ट विद अ बैंक अकाउंट विच PMJDY हैज़ नियरली completed, says Ministry of Finance in its recent report। ठीक है, तो ये क्या कहा गया कि जो सबसे पहला स्टेप है वो ये होगा कि हर एक वयस्क को, एडल्ट को एक बैंक अकाउंट होना चाहिए उनके पास, ठीक है, जो कि PM जनधन योजना ने पहले ही कर दिया है कंप्लीट। ठीक है, ऐसा किसने कहा? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा। और किसने कहा? अपनी जो उनकी लेटेस्ट PM जनधन योजना की रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने ये चीज़ कही। But without doubt, the financial inclusion scheme has been audacious in its sweep, opening 460 million bank accounts over 8 years। ठीक है, कि काफ़ी ये प्रशंसनीय साबित हुई और इन्होंने 460 मिलियन अकाउंट्स खोले हैं पिछले 8 सालों में। ठीक है, एंड कैन potentially seed a microfinance culture deep inside India। और ये क्या कर सकते हैं कि छोटे छोटे फाइनेंसर्स वाला जो सिस्टम है वो इंडिया में स्टार्ट कर सकता है। The World Bank still believes only 78% of Indian adults have bank account। लेकिन वर्ल्ड बैंक का अभी भी ये मानना है कि सिर्फ 78% इंडियंस के पास में क्या है? बैंक अकाउंट है। ठीक है, तो अब देखो जो अपना R स्टेटमेंट है कि सबसे पहली चीज़ उन्हें क्या करनी होगी। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। इसके बाद में कि हमें तो सबके लिए अकाउंट खोलना आएगा PM जनधन योजना के तहत। ठीक है, और वो हमने खोला भी है, लेकिन वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि 78% जो इंडियंस हैं उनके पास अभी तक बैंक अकाउंट नहीं है। विदाउट डाउट द फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम हैज़ बीन ऑडेशियस इन इट्स स्वीप। RPS। So option A is correct। National Medical Council declared conversion therapy a professional misconduct। कन्वर्जन थेरेपी क्या होता है कि आपको थेरेपी के तौर पे ये पहले चीज़ तो विश्वास दिलाई जाए कि आपके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, जो भी आप चीज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं वो रियल नहीं है। ठीक है, आपके सोचने की, समझने की, थिंकिंग को चेंज करना, कन्वर्जन थेरेपी का मतलब ये होता है। प्रोफेशनल, तो उनने अब ये जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, कमीशन है, इसने कन्वर्जन थेरेपी को मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बताया। यानी कि आपका ये अधिकार नहीं है कि आप अपनी मर्जी से, कि कोई आपके विचार से मेल नहीं खा रहा, जैसा कि अभी हाई कोर्ट के लिए और कर्नाटका हाई कोर्ट के लिए कहा गया कि अगर सरकार के बात से मेल नहीं खा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। ठीक है, वैसे ही क्योंकि उनका विचार करने का तरीका अलग है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके दिमाग के साथ कोई खराबी है, कोई भी व्यक्ति है। ठीक है, The therapy can mean anything from psychiatric treatment, use of psychosomatic drugs, electroshock therapy, exorcism and violence। ठीक है, इन सभी का यूज जो है वो इस थेरेपी के अंदर में आता है। In a significant and welcome move, another layer of discrimination against the LGBTQIA+ community is being removed। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो सकता है कि एक बहुत बड़ा कुछ फैसला आया है जिसमें जो LGBTQIA कम्युनिटी है उसके ऊपर जो मतलब प्रतिबद्ध टाइप का एक लगा हुआ है, तो उससे विपरीत स्वागत करने योग्य एक फैसला आया है। ठीक है, तो फैसला क्या है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल ने जो अपना कन्वर्जन थेरेपी या
इस तरीके की जो थेरेपी है उनको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बताया है। Members of the lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, asexual, or of any other orientation are often subjected to conversion to reparative therapy, particularly when they are young, to change their sexual orientation or gender identity by force। ठीक है, तो इन कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं उनके ऊपर या तो ज़बरदस्ती या फिर समाज के प्रेशर के तौर पे इस तरीके की थेरेपीज़ करने का दबाव डाला जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे अभी कोई गे व्यक्ति है, ठीक है, तो उनको ये बताया जाएगा कि गे वे कोई कंसेप्ट नहीं होता, आपके दिमाग में कुछ सिन्स आ गए हैं, इस वजह से आप ऐसा सोच रहे हैं, अदरवाइज़ आप किसी फीमेल के साथ ही खुश हैं और वही आपका बायोलॉजी भी कहती है। ठीक है, इस तरीके की उनको ब्रेन वॉशिंग करना, ये सब चीज़ें कराई जाती हैं। दिस कैन लीड टू ट्रॉमा मैनिफेस्टिंग इन डिप्रेशन, एंजाइटी, ड्रग्स यूज़ एंड इवन सुसाइड। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, जिनके ऊपर ये कन्वर्जन थेरेपीज चलाई जा रही हैं उनको किसी तरीके का ट्रॉमा है ना, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। वो लोग ड्रग का यूज़ भी करने लग सकते हैं कि यार कोई तो मेरे को समझता नहीं, एटलीस्ट मैं तो खुश रहूँ, तो फिर वो ड्रग का यूज़ भी करने लग सकते हैं, राइट। RP, इसके बाद आएगा अपना S की मेंबर्स ऑफ गे कम्युनिटी जो हैं उनके लिए ये जो कन्वर्जन थेरेपी हो किस तरीके का काम करती है। इसके बाद आएगा हमारा Q, क्यों, क्योंकि उसमें थेरेपी का जिक्र करा है, थेरेपी के बारे में बताया है। और लास्ट में आएगा हमारा 5th स्टेटमेंट, यहाँ पर हो गया RPS। अब RPS वाला तो एक ही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द शूटिंग डाउन ऑफ अ चाइनीज ड्रोन बाय ताइवान्स मिलिट्री ऑन September 1। देखो, चाइना ने ना कुछ ड्रोन उड़ाए थे, उसमें ताइवान की मिलिट्री ने September 1 को एक ड्रोन मार गिराया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे जो उनके ताइवान और चाइना के बीच में ऑलरेडी जो तनावग्रस्त रिश्ते हैं उनको एक नई हवा मिल गई। ठीक है, नया फेज उसने स्टार्ट कर दिया। हाईलाइटिंग द ग्रोइंग रिस्क ऑफ एस्केलेशन इवन इफ अनइंटेंडेड। और इससे क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में जो तनाव है वो और बढ़ सकता है अगर हम अगर ये दोनों नहीं भी चाहें तो। ठीक है, इसकी तरफ इशारा किया उनने। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें इनिशियल बता दिया गया है कि किस बारे में बात हो रही है कि ताइवान की मिलिट्री ने चाइनीज ड्रोन को मार गिराया, उसकी वजह से उनके रिश्ते खराब हो रहे हैं। ओवर रिसेंट वीक्स China's military has carried out unprecedented military drills surrounding Taiwan, following the visit last month of U.S. House Speaker Nancy Pelosi। और ये किसके बाद हुआ, जो पिछले कुछ हफ्तों में चाइना की मिलिट्री ने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री ड्रिल्स करी हैं ताइवान के आसपास के इलाकों में। ठीक है, जो कि प्लान्ड नहीं थी, उनने पहले नहीं सोची थी, फिर अचानक से उन्हें कर दी। और ये किसके बाद हुआ, जब यूएस के जो हाउस स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, वो ताइवान विजिट करने गई, उसके बाद ये चीज़ें होना स्टार्ट हुई। सम मैनूवर्स क्रॉस्ड द मेडियन ऑफ द ताइवान स्टार and were declared by China's military to have also taken place in territorial waters claimed by Taiwan। कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिसमें जो ताइवान स्ट्रेट कुछ जगह होगी चाइना और ताइवान के बीच में, were declared by China's military to have also taken place in territorial waters। तो ऐसे कुछ घटनाक्रम वहाँ के जो पानी थे, यानी कि जैसे कि ताइवान के कोई नदी है, अब नदी का पानी तो डिवाइड नहीं कर सकते कि ये जैसे इंडियन जो नदियाँ हैं ब्यास, सतलुज, झेलम, इन सब का पानी पाकिस्तान भी जा रहा है, तो हम रोक तो नहीं सकते कि हम नहीं देंगे आपको पानी, नहीं देंगे, आप कहीं से भी इंतज़ाम कर लो, हम नहीं कर सकते ना। और उसमें क्या है कि जहाँ जितना पोर्शन वो इंडिया के अंदर रहेगी
वो क्या हो गया, इंडियन वाटर हो गया, और जब वो पाकिस्तान के अंदर पहुंच जाएगी तो वो क्या हो गया, पाकिस्तानी वाटर हो गया। या फिर जैसे समुद्र है उन सबको जैसे इंडियन ओशन, अरेबिक ओशन ऐसे डिफाइन किया गया है ना, वो क्या है, टेरिटोरियल वाटर्स, यानी कि उनकी सरहदों के जो पानी लगता है उसकी बात कर रहे हैं। तो चाइना की मिलिट्री ने कुछ ड्रिल्स करी जो कि कहाँ हुई, उन समुद्रों के बीच में भी हुई जो ताइवान के हिस्से आते हैं, यानी कि जो ताइवान का जिनके ऊपर कब्जा है। ताइवान सोबरली चोज नॉट टू एंगेज विद द PLA वेसल्स, और लेकिन ताइवान ने बड़े ही अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, सोबरली उन्होंने बिना गुस्सा किए PLA यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो वहाँ पे है चाइना में, जो उनकी सरकार है जिसको पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहा जाता है, उनके किसी भी बेड़े, जंगी जहाज के साथ में उलझने की उन्होंने कोशिश नहीं करी। In the wake of the drill, the Chinese military has subsequently sought to continue asserting Beijing's territorial claim by sending drones to Taiwan's airspace। बोल रहे हैं कि घटनाक्रम को बढ़ाते हुए चाइना की मिलिट्री ने ना बार बार जो है वो एक चीज़ कर रही है कि जिन जिन हिस्सों को, जैसे कि इंडिया के साथ में भी उन्होंने किया, अरुणाचल प्रदेश को नए नए नाम दे दिए, राइट। तो वैसे ही वो ताइवान के साथ भी पंगा ले रहे हैं कि क्या बोलते, वहाँ पे अपने ड्रोन्स की, ये एरिया हमारा है और वहाँ पे उन्होंने अपने ड्रोन्स भेज दिए, ठीक है। तो अब ये आप देख रहे हैं पूरा का पूरा सीक्वेंस में ही चल रहा है, राइट। PQRST, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस में चल रहा है। तो PQRST ऑप्शन डी इज करेक्ट। A tall man with massive shoulders and muscular arms towered over others like a giant। बोल रहे एक भारी भरकम बड़ा सा आदमी, ठीक है, जिसके बड़े मजबूत चौड़े से कंधे हैं और बड़ी मस्कुलर मर्दाना बाजुएं हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी भारी भरकम, और इतना लंबा है कि दूसरों के ऊपर वो ऐसा लगता है कि कोई जायंट उनके ऊपर लंबा सा जायंट खड़ा है। Vijay Singh, people said, was born wrestler and could beat all other wrestlers in the world। विजय सिंह, जिसको लोग कहते हैं कि वो पैदाइशी रेसलर था और दुनिया में वो किसी भी रेसलर को पीट सकता था, ठीक है, यानी कि हरा सकता था। देयर वॉज वंस अ रेसलर कॉल्ड विजय सिंह, ये होगी फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है, कि एक बार एक, जैसे हम कहानियाँ स्टार्ट करते हैं, एक बार ना एक जंगल था, उसमें ऐसे ऐसे शेर रहता था, वैसे एक बार की बात है, एक रेसलर होता था जिसका नाम था विजय सिंह, ठीक है। वो, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। सेकेंड स्टेट, अ टॉल मैन विद मैसिव शोल्डर्स, कि विजय सिंह जो था वो बड़ा लंबा सा आदमी था और बड़े चौड़े चौड़े कंधे थे उनके, ठीक है, ये होगा सेकेंड स्टेटमेंट। फिर होगा क्यू हमारा थर्ड स्टेटमेंट, दिस पहलवान हैड बट वन शॉर्टकमिंग विच ऑफन लैंडेड हिम इन ऑकवर्ड सिचुएशन। तो ये जो पहलवान थे, रेसलर थे, इनकी एक कमी थी, ठीक है, वो क्या कमी थी, जिसकी वजह से वो बार बार बड़ी अजीब सी परिस्थितियों में भी फंस जाते थे, ठीक है। उनकी क्या कमी थी, ही वॉज फाउंड ऑफ बूस्टिंग। बूस्टिंग मतलब बढ़ा चढ़ा कर चीज़ें बोलना। किसी ने बोल दिया कि मेरा ना 4 मंजिला मकान बन गया, अरे मेरा तो 15 मंजिला बन गया मकान, तो वो बढ़ा चढ़ा के बोलने वाली चीज़ थी इनकी, ठीक है। एस से कितने स्टार्ट हो रहे हैं, एक ही स्टार्ट हो रहा है, SPQTR, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि और मीना एकदम से भागे, ठीक है, और रवि ने साथ में मृदु को भी घर के अंदर की तरफ खींच लिया, ठीक है, यानी कि वो कहाँ भागे, घर के अंदर की तरफ। She set them out neatly near a pair of large black ones। उसने उनको बड़ी सफाई से, लार्ज ब्लैक थे रखे हुए कोई चीज़, ठीक है, उनके पास में रख दिया। A smiling रुकुमणि threw open the door। बड़े मुस्कुराते हुए रुकुमणि ने दरवाज़ा खोला, ठीक है। Wait, let me take off my slippers, protested मृदु, ठीक है। मृदु कौन, रवि ने जिसका हाथ पकड़ते हुए उसको अंदर ले गया ना खींचते हुए, वो है मृदु। तो मृदु ने कहा रुको, मेरे को अपने जूते यानी कि चप्पल जो भी उनने पहना था वो उतारने दो,
जोर देते हुए यानी कि अपने आप को छुड़ाते हुए किसने कहा, मृदु ने कहा, दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, जो कि क्या थे, ग्रे थे, किसकी वजह से, डस्ट की वजह से। अब ये किसकी बात हो रही है, ब्लैक वंस की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा आर, कि मुस्कुराते हुए रुकुमनी थे कोई, उन्होंने दरवाज़ा खोला, कि फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। जैसे ही दरवाज़ा खोला, रवि और मीना जो है वो एकदम भागते हुए अंदर गए और रवि ने साथ साथ में मृदु को भी घर के अंदर की तरफ खींचा। ये हो गया सेकेंड स्टेटमेंट। तो वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लिपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु, मृदु ने कहा कि रुको, मेरे को अपने जूते खोलने दो, ठीक है। फिर उसने क्या किया, शी सेट देम आउट, उसने जूते खोले और उनको बड़े प्यार से, सलीके से, साफ तौर पे कहाँ रख दिया, एक बड़े से ब्लैक कलर के जूते का जोड़ा पड़ा था उनके पास में रख दिया, जो कि ग्रे लग रहे थे मिट्टी की वजह से, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक है। RPSQT ऑप्शन सी इज करेक्ट। He did not know as much as he claimed he knew. He did not know as much as he claimed. खत्म हो गया सेंटेंस, ठीक है, कि जितना उसने कहा था उतना उसको नहीं पता था। तो क्लेम्ड के बाद में ही न्यू लिखना सुपरफ्लुअस है, क्योंकि यहीं पे अपना सेंटेंस खत्म हो जा रहा है कि जितना उसने कहा उतना उसको नहीं पता था, ठीक है। फिर उसने कहा कि जितना उसने कहा कि वो जानता है उतना उसको नहीं पता था, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, सेंटेंस खामखा में लंबा क्यों करना। तो ऑप्शन सी में ही न्यू जो है वो सुपरफ्लुअस है। दैट वॉज वेरी डेंजरस, यू माइट हैव बीन किल्ड, ये बड़ा ही खतरनाक था, तुम्हारी जान भी जा सकती थी इसमें। कुछ भी एरर नहीं है, नो एरर, ओके, सारी स्टेटमेंट सही है। आई स्टार्टेड अर्ली for the station lest I should not miss the train। अब अपने को पता है जहाँ पे लेस्ट हो जाए, अनलेस हो जाए, अनटिल हो जाए, वहाँ पे साथ में नॉट यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डन, यानी कि वो अनलेस के अंदर ही नॉट का भाव है कि जब तक वो हो नहीं जाता तब तक हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लेस्ट में भी यही चीज़ भाव है कि मैं जल्दी निकल गया ताकि मेरी ट्रेन ना छूट जाए, ठीक है। तो लेस्ट में अपने आप ही नॉट का भाव है, तो यहाँ पे नॉट का यूज जो है सुपरफ्लुअस है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई वॉन्टेड टू सी दैट वेदर दे हैड एक्चुअली रेड द नोट्स। अब देखो, वेदर जो होता है वो इफ वाली कंडीशन में पड़ता है कि क्या, मैं देखना चाहता था कि क्या उन्होंने नोट्स पढ़े या नहीं पढ़े, ठीक है। ऐसी सिचुएशन होएगी तो हम लगाएंगे वेदर, लेकिन यहाँ पे उसने कहा था कि मुझे बस चेक करना था कि उन्होंने नोट्स पढ़ लिए, ठीक है। तो वेदर का यूज़ सुपरफ्लुअस है क्योंकि दैट साथ में है। तो आई वॉन्टेड टू सी दैट दे हैड एक्चुअली रेड द नोट्स, कि मैं ये मेक श्योर करना चाहता था कि वो नोट्स पढ़ लें, ठीक है। मुझे यही जानना था कि उन्होंने नोट्स पढ़ लिए हैं, ओके। दे मेड हिम ट्रेजरर बिकॉज दे कंसिडर्ड हिम एज ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट। उन्होंने उसको खजांची बना दिया, ठीक है। ट्रेजरर यानी कि जो भी आपका कलेक्शन है, कलेक्शन को संभालने वाला हो गया, या फिर सोसाइटी कम्युनिटी है उनका बैलेंस शीट्स को संभालने वाला हो गया, ठीक है। तो उनको खजांची बना दिया, ठीक है, क्योंकि उनको लगता था कि ये बहुत ही ऑनेस्ट इंसान है, यानी कि बड़े ही ईमानदार व्यक्ति हैं और बड़े ही मेहनती हैं, एफिशिएंट हैं। सो ऑप्शन बी, ऑप्शन 25, क्वेश्चन 25 जो है इसमें नो एरर है। आज के सेशन में इतना ही। ऑडियो और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली ऐप है, ठीक है। तो आज का सेशन रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच। सेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।